नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, अमलानंद घोष जी ऐसे थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच की समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जो पुरातत्व संग्रहालयों की जो शुरुआत हुई थी वो प्रसिद्ध एक इंग्लैंड के एक पुरातत्वविद थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था सर हेनरी और एक और थे जॉन मार्शल जो थे वो दूसरे थे। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने पुरातात्विक संग्रहों की शुरुआत इन्हीं दोनों लोगों ने की थी। उसके बाद क्या हुआ, सर्वप्रथम पूर्व हड़प्पा संस्कृति और ये हड़प्पा संस्कृति के बीच में जो समानताओं के बारे में जो खोज की थी उन्होंने अमलानंद घोष जी ने की थी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष जी ने कालीबंगा की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कालीबंगा की जो खोज हुई थी वो 1952 में किन्होंने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी। ठीक है, यह पूरा स्थल जो स्थित है, इसकी जो लोकेशन है, यह राजस्थान में एक ज़िला है जिसका नाम है गंगानगर, और गंगानगर में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। और घग्गर नदी के बाएं किनारे पर अगर आप देखेंगे तो कालीबंगा की लोकेशन वहीं पर है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका नाम होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद 1961 में एक और आर्कियोलॉजिस्ट आए। कब आए? 1961 में एक और आर्कियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था बीबी लाल। जिनका नाम क्या था? बीबी लाल के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर उत्खनन करवाया गया। और उसके बाद जो कालीबंगा प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है। और उसके बाद जहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं आप ये भी नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा से दुर्गीकरण के भी बारे में पता चला है, दुर्गीकरण के भी बारे में प्राप्त चला, इनके साक्ष्य मिले हैं। अन्य साक्ष्यों में अगर बात की जाए तो आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप दुर्गीकरण की बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ये जुता हुआ खेत जो है ये भी कालीबंगा से मिला है। उसके बाद अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, दो फसलों को एक साथ बुआई की जो प्रमाण है, दो फसलों का एक साथ बुआई का जो मतलब प्रमाण है वो भी यहाँ से मिला। उसके बाद पक्की सड़क का जो प्रमाण है वो भी यहाँ से मिला है। फिर उसके बाद और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आयताकार यज्ञ जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसमें एक बहुत अलग तरीके के ईंटों का प्रयोग हुआ है। ओके, उसके बाद बेलनाकार तंदूर भी यहाँ से मिला है। बेलनाकार तंदूर जो है वो भी यहाँ से मिला है। उसके बाद का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कालीबंगा के साथ बनावली व कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के अवशेष भी मिले हुए हैं। ठीक है, और बनावली से क्या मिला हुआ है? बनावली का जो निम्नतम जमाव है वो किससे संबंधित है? वो प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो मैंने बताया था एक ऐसा स्थान कालीबंगा था जहाँ से हमको दुर्गीकरण के बारे में पता चला था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ये भी मैंने बताया था। ये कौन सा था? जो कालीबंगा है ये प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है,
प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मैंने बताया था बनावली और कालीबंगा से, बनावली और कालीबंगा से सिंधु सभ्यता और प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। रोजड़ी से नहीं मिला है और रंगपुर से भी नहीं मिला है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है? ओनली वन नहीं है, ओनली 1 और 2, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केवल 1 और केवल 2 सही हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था, प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति जो है वो नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कुछ भी नहीं होगा। इसमें ये जो नहीं पूछा है ना, नहीं होगा ही नहीं। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मृदभांडों के आकार, प्रकार एवं उन पर प्राप्त जो अलंकरण अभिप्राय के आधार पर जो प्राक सैंधव संस्कृति हैं उनमें से अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में उनको विभाजित किया गया है। और कौन कौन सी संस्कृति मिली है आप नोट कर सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं क्वेटा जो संस्कृति है ये भी मिली है, फिर आमिरी जो है वो भी मिली है, आगे संस्कृति आप लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो झाब है, झाब संस्कृति वो भी मिली है, फिर उसके बाद नाल संस्कृति वो भी मिली है, फिर उसके बाद कुल्ली संस्कृति जो है, कुल्ली संस्कृति जो है वो भी यहाँ से मिली है, फिर सोथी संस्कृति जो है वो भी यहाँ से मिली है, फिर कोट दीजी संस्कृति जो है वो भी यहाँ से मिली है, ओके। फिर प्रमुख प्राक सैंधव पुरा स्थलों में और कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हो, साइटें मिली हुई हैं पुरा स्थल। कौन कौन से नाम है? एक मुंडीगाल मिला हुआ है, कौन सा? मुंडीगाल मिला हुआ है। उसके बाद किले गुल मोहम्मद मिला हुआ है, किले गुल मोहम्मद जो है वो भी यहाँ से मिला हुआ है। उसके बाद देव सादात जो है, देव सादात जो है वो भी यहाँ से मिला हुआ है। फिर उसके बाद और कौन चीज़ें यहाँ से मिली हैं? कोट दीजी जो है, कोट दीजी जो है वो भी यहाँ से मिला हुआ है। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी जो साइट है वो भी यहाँ से मिली हुई है। उसके बाद बड़ावली साइट जो है, बड़ावली साइट जो है वो भी यहाँ से मिली हुई है। तो इस हिसाब से इसके सारे कथन सही हो जाएंगे, कोई भी कथन गलत नहीं होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के विषय में, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और उसके बाद सही पूछ रहा होगा, हाँ इनमें से कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, कथन बिल्कुल सही है, कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वहाँ से या दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, ये भी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा कथन है वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो जो तीनों कथन है, तीनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही, ओके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप नोट करिएगा। हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र जो है ना, पश्चिम क्षेत्र जहाँ राजस्थान वगैरह जो है, पाकिस्तान का सिंध है, वहाँ से है, ठीक है। पश्चिम क्षेत्र से हुआ था जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में वह फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर? वो इंडिया में भी है, वो पाकिस्तान में भी है और वो अफगानिस्तान में भी स्थित है, ठीक है। आज के जो देश बने हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? सिंध आता है, सिंध जो पाकिस्तान का जो सिंध है, फिर पंजाब जो है, दोनों पाकिस्तान का भी पंजाब, इंडिया का भी पंजाब, और घग्गर नदी जो है, कहाँ की? घग्गर नदी राजस्थान की। जो घग्गर नदी के जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पर थे और यहाँ पर एक संस्कृति परिपक्व हुई। और यह कहाँ से कहाँ तक गई? या दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। मतलब आप दिशा देख सकते हो ना, दिशा क्या है? इधर की ओर पूर्व हो जाएगा, इधर की ओर पश्चिम हो जाएगा, इधर की ओर दक्षिण हो जाएगा और इधर उत्तर हो जाएगा और नीचे की ओर हो जाएगा दक्षिण। तो मैंने बोला यहाँ से दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली मतलब नीचे, और इधर की ओर फैली मतलब इंडिया की तरफ आती चली गई, ओके। इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था, ये आपको पता है फैक्ट। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर, जो संस्कृति यहाँ पर पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। और जो ये हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है, ये उत्कर्ष काल है, वो क्या माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति का जो उत्कर्ष काल है वो 2250 से लेके 1750 तक इसका काल
माना जाता है, ईसा पूर्व तक। देखो दोनों चीज़ में अंतर है। एक चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी ईसवी और ईसा पूर्व। देखो जो क्रिश्चियन के हिसाब से जो क्रिश्चियनिटी है, वहाँ से जो उनके जो भगवान है, उनका जो जीसस जी हैं, जो उनका जब जन्म हुआ था, उनके पहले के जितने काल हैं उसको हम ईसवी पूर्व के नाम से जानते हैं, और उनके जन्म के बाद का जो समय है ना, उसे हम ईसवी के नाम से जानते हैं। और अगर मैंने बोला कि इसकी सभ्यता का जो उद्गम हुआ था वो 2250 ईसवी से लेके ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हुआ, इसका मतलब ये है, ये जो काल है ना, ये जीसस के जन्म के 2250 से 1750 मतलब साल पुराना है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, चलो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट कर लीजिएगा, उस समय सिंधु घाटी तो थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता तो थी, और मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। तो मेसोपोटामिया जो रिकॉर्ड है उसमें जो हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है ना, उसमें हड़प्पा के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के लिए, मेसोपोटामिया में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मैंने बताया था मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता का जो उत्कर्ष काल है वो कब माना जाता है? तो मैंने बताया 2250 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वो जो प्रमुख स्रोत है वो आर्कियोलॉजिकल जो एग्जीक्यूशन है, मतलब आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई है, उससे ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हड़प्पा के टीले का जो सबसे पहले जो इसके बारे में बताया वो 1826 ईस्वी में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। जिनका नाम क्या था? चार्ल्स मैसन। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर दो प्रमुख जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, वो आए। उनका नाम क्या था? एक का नाम था दयाराम साहनी, और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था राखल दास बनर्जी। दूसरे का नाम क्या था? राखल दास बनर्जी। फिर ये दो लोग आए, और इन दो लोगों ने ना हड़प्पा के बारे में, मतलब पंजाब में एक ज़िला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साहिवाल ज़िला। जिसका नाम क्या है? हड़प्पा के बारे में जो साहिवाल ज़िला में स्थित है। और फिर दूसरा जो मोहनजोदाड़ो है, जो सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इन दोनों प्राचीन स्थलों के मतलब जो प्राचीन स्थल थे उनकी इन्होंने खुदाई की, और यह सिद्ध कर दिया कि जो सिंधु सभ्यता थी वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, अगर इन्होंने प्रूफ किया कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन थी, तो उससे पहले कौन सी सभ्यता प्राचीन मानी जाती थी? उससे पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीन माना जाता था। उससे पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीन माना जाता था, लेकिन जब से इन्होंने खोजा तो उसके बाद पता चल गया कि ये सबसे पुराना है। उसके बाद बहुत लोग आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अनेक और नए स्थलों को खोज की थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम मिलता है, पहले 1826 में जो चार्ल्स मैसन आए थे उन्होंने उल्लेख किया था। फिर इंडिया के दो आर्कियोलॉजिस्ट आए, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा जो कि पंजाब के साहिवाल ज़िले में स्थित है, और मोहनजोदाड़ो जो सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इन दोनों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, सब खोद वोद डाला इन्होंने, और बताया कि भारत की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकर्षित किया? तो मैंने बताया था 1826 में थे। कौन थे? चार्ल्स मैसन जी जो थे, इन्होंने ही सबको मतलब हड़प्पा के विशाल टीलों के बारे में बताया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? तो मैंने बताया वो दो नाम थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है, सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। देखो, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप कंफ्यूज होते होंगे, क्या इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? कौन कौन से? नोट कर लीजिएगा। एक काल था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा काल था
आद्य प्रागैतिहासिक काल और तीसरा काल था ऐतिहासिक काल। तीनों का नाम पता चल गया। एक था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। अब तीनों में अंतर क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल था ना, इसका तात्पर्य ये था कि जो भी चीज़ें मिली हैं ना, उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें मिली उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। और आद्य प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था? आद्य प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते, उनके बारे में हम समझ नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज हम नहीं जानते। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में वो काल आता है जिनके बारे में हमें साक्ष्य भी मिलते हैं और हम उनको पढ़ भी सकते हैं। लिखित साक्ष्य जो मिलता है उसको हम कह सकते हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ओके। इस दृष्टि से अगर इस तरीके से हम देखें तो जो पाषाणकालीन सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? वो प्रागैतिहासिक सभ्यता थी। और जो सिंध और वैदिक सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल थी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत की ये एक तरीके से कह सकते हैं ऐतिहासिक सभ्यता थी। और मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी वो भी कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता थी। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किन्होंने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग एक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। जिनका नाम क्या था? मार्टिमर व्हीलर जो थे, इन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था। और उसके बाद व्हीलर और पिग्निट दो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यह माना है कि जो सिंधु सभ्यता है वह, जो मैंने डेट बताई थी ना 2250 से लेकर 1750, इन्होंने ये डेट नहीं मानी। इसकी डेट इन्होंने मानी 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व की इन्होंने डेट मानी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम नगरीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था कौन सी, हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है किसने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो मैंने बताया था किन्होंने किया था, जो ये व्हीलर जी जो थे इन्होंने सिंधु सभ्यता का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, मार्टिमर व्हीलर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, इन्होंने बोला है कि मार्टिमर व्हीलर जिन्होंने सिंधु सभ्यता नाम दिया और जो स्टुअर्ट पिग्नट थे, इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता की जो तिथि थी वो कौन सी थी? तो 2500 से लेके 1500 जो है इन्होंने माना है सिंधु घाटी सभ्यता की तारीख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, हाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह क्या इंगित करता है? यह इंगित करता है कि हड़प्पा अपने खेतों में हल चलाते थे, गलत कथन है। दूसरा बोला हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे, ये भी कथन गलत लग रहा है। तीसरा कथन बोल रहा है हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, तो ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है और ये सही होना भी चाहिए। और चौथा कथन बोल रहा है कि हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वहाँ की जो मुख्य फसल थी हड़प्पा सभ्यता वासी की, वो मुख्य फसल कौन सी थी? एक मुख्य फसल थी गेहूँ और दूसरी मुख्य फसल थी जौ। ओके। उसके बाद जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया कालीबंगा से वो प्राप्त होते हैं। और दो स्थान और हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है रंगपुर और लोथल। ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ से हमें चावल के दाने मिले हैं। क्या मिला हुआ है? चावल के दाने जो है वो हमें यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर से और लोथल से। अनाज की वजह से ही जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो से अन्नागार सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो कौन सी थी? वो थी अन्नागार।
कौन सी थी? अन्नागार। उसके बाद हड़प्पा में जो राजकीय नियंत्रण जो होता था उसके दस्तकारी में एक रूपता हमेशा प्रदर्शित होता था, जो कि क्या बताता है? जो कि एक धर्मतंत्रीय एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। कौन सी व्यवस्था को? आप नोट कर सकते हैं, धर्मतंत्रीय एकात्मक व्यवस्था को यह बताता है। जो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा कहाँ पे मिली? हड़प्पा का जो हड़प्पा जो साइट मिली थी वो रावी नदी के तट पर मिली थी। और रावी नदी कहाँ पर है? वो रावी नदी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो रावी नदी जाती है उसके तट पर हड़प्पा सभ्यता जो है वो मिली थी। इसका उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और याद रखिएगा, एक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था B.A. स्मिथ। वह कभी जो है ये हड़प्पा जितनी भी खुदाई हुई थी उससे कभी संबंधित नहीं रहे। और क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं? हड़प्पा में ना दुर्ग जो है, हड़प्पा के जो दुर्ग होते थे वो हमेशा पश्चिम में होते थे। अगर ये दिशा है आपकी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हमेशा पश्चिम में जो है दुर्ग मिलते थे। ठीक है। और इनका जो नगर था 2 भागों में विभक्त था, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। एक दुर्ग जो था, एक दुर्ग था और दूसरा निचला शहर। इन दोनों पार्ट में इनका जो पूरा का पूरा जो नगर है इन 2 पार्टों में विभाजित था। और ज़्यादातर जो घर थे ना उनमें जो ईंटों का जो रेशियो होता था, जो अनुपात होता था, वो हमेशा समान रहता था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हड़प्पा का स्थल किस नदी से प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया हड़प्पा का जो स्थल है वो रावी नदी से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? तो मैंने बताया था ना, धर्मतंत्रीय एकात्मक, संघवादी नहीं थी, धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। राजा वाजा इसमें रहते थे। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हड़प्पा की दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानकीकरण को प्रदर्शित करती है। एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं केनियार के अनुसार इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण क्या था? उसका संभव कारण था राजकीय नियंत्रण। क्या संभव कारण था? राजकीय नियंत्रण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, देखते हैं। पहला कथन बोल रहा है द्वार मार्ग तथा खिड़कियां आमतौर पर बगल की गलियों में खुलती और शायद ही कभी मुख्य सड़कों पर खुलती थी। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है मकानों में आमतौर पर स्नान व शौच का अलग क्षेत्र होता था। ये भी सही बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है नगर दुर्ग प्राचीन युक्त था परंतु निचला नगर प्राचीन युक्त नहीं था। तो ये कथन गलत हो जाता है। और चौथा कथन क्या बोल रहा है? चौथा कथन बोल रहा है दूसरी मंजिल से नाले तथा ढालू प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग जो थे वो नगर के कहाँ स्थित होते थे? मैंने बताया था ना, अगर ये आपकी दिशा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हमेशा पश्चिम में स्थित होते थे। ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये वेस्ट आ गया ना, तो ये कहाँ स्थित होते थे? वेस्ट में स्थित होते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो मैंने बताया था ना, जो स्मिथ जी जो थे वो मान लो कि वो इससे संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही बात है, 1921 में हुआ था। दूसरा कथन है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो बिल्कुल सही बात है, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के तट के किनारे था। गलत, ये रावी नदी के तट के किनारे था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी थे। तो ये गलत, ये उत्खननकर्ता नहीं थे। और पांचवा कथन है छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो ये भी कथन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल कथन 1 और कथन 2 सही है, बाकी दोनों गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है
सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थीं, एक दूसरे को हमेशा कोण पर नहीं काटती थी। तो ये कथन गलत है, वो हमेशा सीधी होती थी और हमेशा समकोण पर काटती थी। अगला कथन बोल रहा है एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों की ईंट का औसत आकार एक समान था। तो बिल्कुल कथन ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। कौन सा वाक्य वो दे रखा है? वो वाक्य दे रखा है यह बस्ती 2 अनुभागों में बटी थी, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर था। मैंने बताया था एक दुर्ग था, एक निचला था। फिर पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम करते थे। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो यह हड़प्पा को निर्दिष्ट करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया था ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, आपको ये पता है। सिंध में, अगर सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये काफ़ी बार पूछा गया है, अब इसको याद रखिएगा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी जो सर्वप्रथम खोज हुई थी, इसकी सर्वप्रथम खोज जो की थी वो राखल दास बनर्जी जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। कब इन्होंने इसकी खोज की थी? 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो कौन सा है? वो है विशाल स्नानागार। वो क्या है? वो है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय जो है वो दुर्ग के टीले में स्थित है। और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन ये था कि यह जो था यह 14.50 मीटर ये लंबा था और 7.01 मीटर जो है वो चौड़ा था और 2.43 मीटर जो है ये गहरा था। इसका जो फर्श था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था और तथा उत्तरी तथा दक्षिणी पार्श्व में ना तालाब में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी वो थी अन्नागार। वो कौन सी थी? वो थी अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध क्या क्या चीज़ें मिली हैं? मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध वृषभ मृदा मिली है, वृषभ मुद्रा जो है वो यहाँ से मिली है। पशुपति मोहर जो है वो भी यहाँ से मिली है। जिस पर क्या अंकित है? जिस पर चीता बना हुआ है, जिस पर गैंडा बना हुआ है, जिस पर भैंसा बना हुआ है और जिस पर हाथी बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? चीता बना हुआ है, गैंडा बना हुआ है, भैंसा बना हुआ है और हाथी बना हुआ है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी जो है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहनजोदड़ो के बारे में? प्रत्येक घर में कुओं की जो स्थिति है उसके साक्ष्य भी मिले हैं। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ये फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मोहनजोदड़ो और कोट दीजी एक नाम है, क्या है? कोट दीजी जो है ये दोनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। ओके। और हड़प्पा सभ्यता के जो ज़्यादातर शहर हैं ना वो वर्तमान समय में ख़त्म हो चुके हैं, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबको पता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ जो थीं वो सीढ़ियाँ किस ओर थीं? उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में थीं, पूर्वी और पश्चिमी में नहीं थीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 1 या 2 हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मैंने बताया था अन्नागार जो थी वो इसकी सबसे बड़ी इमारत थी। ओके,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़िए। पहला कथन क्या बोल रहा है, गृह निर्माण तरासे एवं पॉलिशयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से होता था, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे जो हैं यह सब लोहे के बने होते थे, नहीं, ये लोहे के नहीं बने होते थे। अगला प्रश्न है अगला कथन है स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था, तो ये जो लग रहा है ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगला कथन है वहाँ के निवासियों का को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान क्या नहीं था, नहीं, उनको ज्ञान था, तो ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता जो बने हुए किन पशुओं से घिरे हुए हैं? तो मैंने बताया था कौन कौन सा था, चीता था, एक मिनट, कौन कौन से मिले हैं, चीता था, गैंडा था, भैंसा था और हाथी मिला था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मैंने बताया था सब जगह से कब्रिस्तान मिला है, केवल मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कांसे की नर्तकी का मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, किसके द्वारा प्राप्त हुई है, कहाँ पे प्राप्त हुई है? तो पता है ये मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मैंने बताया था कौन सी जगह है, वो मोहनजोदाड़ो है, जहाँ से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विशाल वृषभ मुद्रा, मैंने बताया था ना वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से वृषभ मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो मैंने बताया था ये किसके समीप है, यह कालीबंगा के समीप है, किसके समीप है, कालीबंगा के समीप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पीसीएस का क्वेश्चन है 2009 का। पहला कथन बोल रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो कथन बिल्कुल सही है, विलुप्त तो हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ये खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे। क्या जो कारण है वो कथन को स्पष्ट करता है? मुझे लग नहीं रहा कथन स्पष्ट करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। दोनों सही हैं, लेकिन जो बी आर है वो ए का स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लोथल जो है उसकी लोकेशन कहाँ है, लोथल कहाँ पे स्थित है? लोथल की जो लोकेशन है वो है, लोथल की लोकेशन गुजरात, लोथल जो स्थित है गुजरात में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए लोथल के बारे में। लोथल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, लोथल जो है वो एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो भारत के गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में एक नदी है जिसका नाम है भोगवा नदी, जिसका नाम है भोगवा नदी, इसके किनारे पर स्थित है। इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। इसकी खोज किन्होंने की थी? इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से एक बड़ा गोदीबाड़ा मिला है, गोदीबाड़ा, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से एक बहुत बड़ा गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, जिससे हमें सैंधव सभ्यता के जल परिवहन के बारे में और विदेश के जो व्यापार वो करते थे ना उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? लोथल से हमें जानकारी मिलती है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसके अतिरिक्त वहाँ से क्या मिला है, इसके अतिरिक्त यहाँ से 3 पेयर में मतलब 3 युग्म में समाधियाँ मिली हैं, और बर्तनों के जो साक्ष्य हैं ना वो भी हमें लोथल से ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ से क्या मिला है, और जो है लोथल से ही हाथी दांत का पैमाना और चावल का जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से मिला है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से फारस की मुहर भी मिली हुई है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से अग्निवेदी का साक्ष्य भी मिला हुआ है। यहाँ से घोड़े का लघु मृण मूर्ति भी मिला हुआ है। यहाँ से पंचतंत्र की कहानियों के बारे में भी पता चलता है, से प्रेरित जो कहानियाँ, जो चालाक लोमड़ी का जो कहानी है ना वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने पत्थरों पे वो गुदवा रखा था। ठीक है, तो इसके बारे में भी कहाँ से पता चलता है, इसके बारे में भी लोथल से ही पता चलता है। ओके,
हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया। लोथल की जो लोकेशन है वो लोथल की लोकेशन भारत के गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? मैंने बताया था ना, विदेशी व्यापार के बारे में भी पता चलता है। तो जो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? वो लोथल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वह कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? भारत के गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वो भोगवा नदी है जिसके किनारे पर हमें लोथल के बारे में जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो वो कौन सा स्थान है? मैंने बताया था यहाँ से युग्मित जो स्त्री पुरुष के जो शव हैं वो भी मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लोथल से मिला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो मैंने बताया था चावल के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ओके, चावल के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से भी मिले हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, लोथल से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी? इसकी जो खोज की गई थी ये लोथल में नहीं, हर जगह लोथल नहीं होगा, ये कालीबंगा में मिला था। अब कालीबंगा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। कालीबंगा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, तो जो कालीबंगा है ना वो प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सबसे पहले जान लीजिए ये किस संस्कृति से रिलेटेड है। यह प्राक सैंधव संस्कृति से ये रिलेटेड है। ओके, प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है, यहाँ से एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। और इसकी लोकेशन क्या बताई जाती है? इसकी जो लोकेशन है वो राजस्थान है। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़। राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में इसकी खोज जो है वो की गई थी। इसकी खोज की किन्होंने थी? इसकी खोज की थी अमलानंद घोष जी ने। अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी। कब इसकी खोज की थी? 1952 में इसकी खोज की थी। यहाँ पर प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के जो अवशेष हैं वो भी यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, जहाँ से प्राप्त कुछ मृद भांड जो हैं वो परिवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त माने जाते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ जो प्रमुख अवशेष हैं वो कौन कौन से हैं? कालीबंगा के अब अवशेष नोट कर लीजिएगा। पहला अवशेष कौन था? बेलनाकार मुहरें थी। क्या थी? बेलनाकार जो मुहरें थी वो भी यहाँ से मिली हुई हैं। दूसरा और क्या यहाँ से मिला? हल्के निशान यहाँ से मिले हैं। हल्के जो है वो निशान मिले। कैसे पता चलता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तीसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है? ईंट से निर्मित चबूतरे यहाँ पर मिले हैं। ईंट से निर्मित चबूतरे जो हैं वो भी यहाँ से मिले हुए हैं। और क्या यहाँ से मिला हुआ है? यहाँ से हवन कुंड भी मिला हुआ है। हवन कुंड या अग्निकुंड भी यहाँ से मिला हुआ है। ओके, और क्या यहाँ से मिला हुआ है? अन्नागार भी यहाँ से मिला हुआ है। और क्या यहाँ से मिला हुआ है? अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है वो घर के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। युगल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और युगल समाधियाँ भी बनती थी, प्रतीकात्मक समाधियाँ भी बनती थी। ठीक है, और अंत्येष्टि जो होती थी वो 3 विधियाँ, पूर्ण, आंशिक व समाधिकरण एवं दाह संस्कार, इसमें हर एक चीज़ प्रचलित थी। इसके अलावा कालीबंगा से चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। एक साथ 2 फसलों के बोए जाने का साक्ष्य प्रमाण भी यहाँ से मिला है। ठीक है, उत्कीर्ण सींग युक्त देवता के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ऊँट की हड्डियों के प्रमाण, ऊँट की हड्डियों के जो प्रमाण हैं वो भी कालीबंगा से मिले हैं। घोड़े के अस्तित्व के सूक्ष्म अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। दुर्ग और नीचे के नगर दोनों के अलग अलग प्राचीर से घिरे होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। ओके, सारे फैक्ट खत्म हो गए। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी।
कालीबंगा के बारे में सब कुछ हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब कुछ मैंने बताया ही, या कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मैंने बताया है, यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए गए हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2। एक कालीबंगा से भी मिला हुआ है, एक रंगपुर से भी मिला हुआ है, तो दोनों याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये जो मिला हुआ है ये सुरकोदड़ा और कालीबंगा से जो है वो प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? तो मैंने बताया था, ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से मिली हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? वो कौन सी जगह है? वो कालीबंगा जगह है। कौन सी जगह है? कालीबंगा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, धौलावीरा में ना नगर से मतलब वो नहर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछा जाए तो आप तुरंत धौलावीरा के ऊपर टिक मार दीजिएगा, वो हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि धौलावीरा की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? धौलावीरा की जो लोकेशन है वो गुजरात का एक ज़िला है, कच्छ ज़िला। कच्छ ज़िला में एक क्या है, तालुका है जिसका नाम है भजाऊ तालुका। भजाऊ तालुका में 2 नदियां हैं। कौन कौन सी? एक नदी है मनहर और दूसरी नदी है मानसहरा। इन नदियों के संगम पर जो है वो धौलावीरा स्थित है। ओके, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यह शहर अपने उन्नत जल संचयन, मैंने बताया था ना, जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। और किसके लिए प्रसिद्ध था? प्रबंध प्रणाली के लिए जो है यह प्रसिद्ध था। मनहर व मनसहरा के जो संगम पर है ना, उस संगम पर बांध भी बनाए गए थे। बांध बनाकर जल का संग्रहण किया जाता था और वर्षा जो जल होता था ना उसको भी उसको संचित किया जाता था और ज़रूरत के अनुसार खेतों में प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, और धौलावीरा से नहर प्रणाली के भी साक्ष्य मिले हैं। मैंने क्या बताया था? नहर प्रणाली के जो साक्ष्य हैं वो धौलावीरा से मिले हुए हैं। और जो बंदरगाह मिला हुआ है वो कौन सा है? बंदरगाह मिला हुआ है वो है लोथल। और अन्य प्रमुख जानकारियां और भी नोट कर लीजिएगा। धौलावीरा की जो खोज है, इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जगपति जोशी। जिनका नाम क्या था? डॉक्टर जगपति जोशी। 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी जी ने इसका उत्खनन किया था, इस शुरुआत की थी। और जो व्यापक जो उत्खनन है ना वो 1990-91 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट जो है, जो व्यापक जो खुदाई की थी, उत्खनन किया था, इन्होंने किया था। और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता अन्य नगरों के विपरीत धौलावीरा जो नगर थी ना, जैसे वो पता था दो पार्ट में डिवाइड था, लेकिन धौलावीरा जो नगर है ना वो 3 भागों में डिवाइड था। कौन कौन से? एक पहला ऊपर था दुर्ग के बाद बीच में था मध्यम नगर और सबसे नीचे था निचला नगर। ओके, अभी तक क्या होता था? अभी तक केवल दुर्ग होता था और निचला नगर होता था, निचला शहर होता था। इसमें 3 चीज़ें हो गई, दुर्ग हो गया, मध्यम नगर हो गया और निचला नगर हो गया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, धौलावीरा से भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थर पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य एक और जान लीजिए, सुनामी आने का जो प्राचीनतम प्रमाण है,
क्या आने का, सुनामी आने का जो प्राचीनतम प्रमाण है और जो स्टेडियम बनने का, स्टेडियम होने का जो साक्ष्य मिला है ना, वो धौलावीरा से ही मिला है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, धौलावीरा से ही हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खगोलीय वेधशाला के जो साक्ष्य मिले हैं वो धौलावीरा से ही मिले हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, धौलावीरा से ही साइन बोर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जैसे आप जा रहे हो कहीं पे तो वो ऊपर सूचना लिखा रहता है ना, ये इतने किलोमीटर दूर, तो साइन बोर्ड या नाम पट्टिका को जो साक्ष्य है ना, वो भी धौलावीरा से मिला हुआ है। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, जुलाई 2021, ये क्वेश्चन 2021 में क्यों पूछा गया था, बताता हूँ क्यों पूछा गया था। क्योंकि जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक हुई थी। उस दौरान गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन तुरंत आ गया था। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। मैंने बताया था ना, जहां नहर, जल प्रबंधन, पानी से रिलेटेड कुछ भी आए वहां पे आप तुरंत क्या मारो, धौलावीरा मारो। ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। ओके, सही आंसर हो जाएगा क्या, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। मैंने बताया था 3 भागों में कौन सा विभाजित था, धौलावीरा जो है वो विभाजित था। आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।